हाँ, सबको माफ करो और अपने पे एहसान करो। चलो देखो यहाँ चैप्टर देखो। अरे क्यों बोल रही हो यार? अभी उठा के बाहर कर देंगे, कहेंगे कि फिर आइएगा अपने टाइम पे और पढ़ के जाइएगा केवल। देखिए, मैंने मिनरल्स के बारे में आप लोग को बताया था कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल दो तरह के होते हैं। एक मिनरल ऐसा होगा जिसे मेटल से रिलेटेड होगा, जो मेटल होगा, और दूसरा नॉन मेटेलिक होगा जो जिसमें मेटल नहीं है। सिंपल सी बात है। मेटेलिक में भी दो तरह के मेटेलिक मिनरल होते हैं। एक तो फेरस। अगर आपको हिंदी में भी ज्यादा एकदम एग्जैक्ट सुनना है तो एक हिंदी की बुक मेरे लाके बगल में रखना होगा। नहीं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मतलब लौह खनिज, जिसमें लोहा का अंश हो। तो अब मेटेलिक मिनरल क्या है? एग्जांपल मैं आपको दे दूं, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सब मेटेलिक मिनरल माने जाते हैं। आयरन और से आयरन मिलता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलता है, और मैग्नीज एक तरह का क्या कहते हैं मिनरल है, जिससे कि अलग अलग चीजों के में मिक्स करके हम किसी मेटल को और भी रिफाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसको स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। फेरस मिनरल, जैसे कि आपको पता है कि जब आयरन को हम साफ करते हैं, आई मीन टू से रिफाइन करते हैं या उसकी गंदगी से निकाल के प्योर आयरन निकालते हैं, ठीक है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए अगर आयरन से आपको स्टील बनाना है तो उसमें निकल मिलाया जाता है। निकल निकल मिलाने से वो बेटा गर्म करके एक साथ मिक्स कर देगा और क्या, जैसे सब्जी में मैगी मसाला मिलाते हैं। हाँ मतलब गर्म करके। देखो मैं बता, होता क्या है कि किसी भी कोई भी जो फर्नेस होता है, भट्टी होती है, उसमें जैसे आयरन को जब गर्म किया जाता है तो उसमें ही लिक्विड फॉर्म में या ज्यादा ही लूज फॉर्म में निकल को डाल दिया जाता है फर्नेस में और एक साथ वो मिक्सअप हो जाता है। कोटिंग करनी दूसरी बात है, और एक ही साथ जैसे मान लीजिए आपको जो स्टेनलेस स्टील बनानी है उसमें जिंक भी डाला जाता है ताकि उसमें जंग नहीं लगे। जिंक, निकल, टीन और आयरन, ये सब चीज को मिक्स किया जाता है, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल को वो होता है जिसमें किसी भी तरह मेटल का गुण नहीं है, मजबूत बनाने के लिए जिंक बनाया मिलाया जाता है, जंग ना लगे इस चीज के लिए मिलाया जाता है उसमें। स्टेनलेस स्टील में बेटा थाली या चम्मच में कभी जंग नहीं लगता, चाहे कितने भी पानी में डाल के रख दो आप, है ना। अब देखिएगा, मैंने आप लोग को ये बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग, ठीक है। मैंने जमीन के अंदर से मिनरल को निकालने के मोस्टली तीन तरीके होते हैं माइनिंग के। पहला क्या होता है, एक तो माइनिंग तो है ही, दूसरा है ड्रिलिंग, मतलब कि जो पेट्रोलियम निकालते हैं ड्रिल करके, बोरिंग करके, और क्वेरिंग, ये तीसरा है क्वेरिंग। अभी सब एक एक करके बताया भी था फिर जी। कीचड़ की तरह आता है बेटा, पानी की तरह नहीं आता। जो ऑयल जब हम नीचे से ड्रिल करके बाहर निकालते हैं तो मड या कीचड़ के साथ मिक्स होकर के आता है, याद रखिएगा। लिक्विड फॉर्म में ही आता है लेकिन लूज इतना भी बिल्कुल वाटर की तरह नहीं आता, मड के साथ मिलके आता है। हाँ, रिफाइन करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है उसका। अब माइनिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो माइनिंग दो तरीके से किया जाता है, ले लो। नहीं ऐसा ओपन में रखने पे तेल उड़ जाएगा भी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ओपन में ऑयल अगर आप रिफाइंड करके रखते हैं तब तो उड़ जाएगा, ठीक है, इवोपरेट जल्दी हो जाता है हवा के साथ, जैसे सनलाइट पड़े कोई। लेकिन आप जिस चीज की बात कर रहे हो मड के साथ अगर मिक्स हो ना, तो उस मड को साथ में लेकर के वो उसके साथ पैक रहता है एक तरह से, उसकी बॉन्डिंग उसके साथ चिपका हुआ रहता है, उसके साथ जो स्टिचिंग उसकी जो भी क्वालिटी होती है या चिपकने का जो भी उसका क्षमता है, जिसके कारण वो मड के साथ अगर ओपन भी रखेंगे तो ऐसे नहीं होगा। रिफाइंड होने के बाद ही वो ऐसा हो सकता है। देखेंगे आप लोग अपने क्वेश्चन कम रखेंगे। ओपन माइनिंग में ओपन कास्ट माइनिंग है और सॉफ्ट माइनिंग है। ओपन कास्ट माइनिंग मैंने आपको बताया था, अगर जमीन के थोड़ी ही गहराई में कोई चीज हो, जैसे कोयला है, आयरन है, कोल या आयरन है,
तो थोड़ी ही गहराई में तो सीधे उसको खोद करके हम लोग जो ओपनली निकाल लेते हैं उसको ओपन। किलोमीटर नहीं बेटे, 20 या 30 मीटर की गहराई भी काफी है इसके लिए। ओपन मतलब इतनी कम गहराई, और ज्यादा गहराई के लिए दूसरी चीज आती है। ठीक है, उसके बाद डीप बोर्स कॉल्ड शैफ्ट्स। और जब बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं जो कॉपर होता है ना, कॉपर बहुत ज्यादा गहराई में मिलता है। कॉपर ऐसे नहीं है कि आप थोड़ी सी जमीन की 20 या 30 मीटर की खुदाई कर दी और आपको कॉपर मिलने लगेगा। कॉपर के लिए जो भी क्या कहते हैं माइंस होते हैं, उसको एक्चुअली शैफ्ट कहा जाता है, मतलब कि बोर मतलब खड्डे बहुत गहराई में बने हुए होते हैं। और जैसे आपने देखा होगा किसी माइंस में कि को लगा होता है, लिफ्ट जैसा लगा होता है, उसे बैठते हैं है ना, और नीचे की जाती है वो गाड़ी जैसी। जी, सॉलिड, फुल सॉलिड, बिल्कुल जी। आप कोल की बात पूछ रहे हैं? कोल बेटा पत्थरों के बीच में होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। कोल जिन चट्टानों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, आपको भारत में सबसे अधिक झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में पाया जाता है। झारखंड में झरिया नाम का एक है, वो हमें पेपर भी देने गया था हम लोग का था, झारखंड पब्लिक सर्विस का। तो दुनिया में सबसे बड़ा कोयले का भंडार है झरिया। वहां की हवाओं में रहना भी बड़ा मुश्किल है। वहां पे जो लाइफ स्पान है लोगों की वो भी बहुत कमी, क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट होता है, कूल डस्ट वहां फैला हुआ रहता है। और जो कोयला होता है वो पत्थर की तरह ही पत्थर निकाले जाते हैं सीधे तोड़ करके। ये नहीं जैसे कोयला है ना, ऐसा मत समझिएगा ना कि कोयले के अंदर कोई चीज किसी की चीज मिक्स हो करके है, ऐसा नहीं होता उसमें। हाँ, पत्थर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। उधर देख रहे या फोर्स लॉ एंड मोशन कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए दो क्वेश्चन, जैसे आपका कोल वाला था और आपका जैसे वो कॉपर वाला था, जो अगर अदर अदर माइनिंग में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कोल के लिए बेटा उस तरह नहीं करना होता। कोल के लिए जैसे सुरंग होती है ना, ऐसी सुरंग जाती है। और आप जो दूसरे जो मैं कर रहा हूँ, देखो दो तरह की माइनिंग में है मैंने। ओपन कास्ट माइनिंग कोल के लिए होती है उसमें। बेटा वो तो लोहा है ना, सॉरी सोना गोल्ड है ना वो। केजीएफ गोल्ड के लिए है। मूवी पूरी देख ली केवल है ना, उसके दिद्दे ही देखते रह गया। हेलो जी बेटा, वो उसी में होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अभी बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करूँ, देखिएगा। तो ओपन कास्ट माइनिंग वो केजीएफ वाला गोल्ड के लिए था बेटा, ठीक है ना। तो गोल्ड के लिए अंदर खोद के जा रहे हैं, समझ रहे। डिपेंड करता है कहाँ किसे रिजर्व है। गोल्ड भी गहराई में बहुत ज्यादा गहराई मिलता है, गोल्ड हो गया। उसके बाद आपका जो डायमंड है वो भी बहुत ज्यादा गहराई मिलता है। अब मैं बोलूं जिसके पैसा देते हैं आपको, ये बताया ना मुश्किल है। कोई कुछ कम गहराई पे मिलता है, लेकिन नहीं आ रही किलोमीटर अंदर गहराई, समझते हो कितनी होती है, पागल हो गए हो क्या? इतना थोड़ी होता है यार, 1 किलोमीटर गहराई। अरे 20-30 मीटर बहुत ज्यादा है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप लोग मजे अपने पास रखेंगे और सुनेंगे ध्यान से। ओपन कास्ट माइनिंग एक्चुअली में कोल के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा मैं बता दूं, सॉफ्ट माइनिंग जो है ना, मैं आपको एक मेटल का एग्जांपल दिया था, कॉपर का। कॉपर बहुत ही ज्यादा गहराई में मिलता है, ठीक है। तो हमें जो समझना है वो समझेंगे। आपके क्वेश्चन गए आपके बैग और आपके जेब के अंदर। ओपन कास्ट माइनिंग थोड़ी गहराई में मिलता है, हम जमीन को सीधे खुदाई करके उसमें जाकर के निकाल सकते हैं। और सैफ्ट माइनिंग मतलब बोर करके बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के हमको करनी पड़ती है जी। ड्रिलिंग, अब एक इसमें क्या है कि ड्रिलिंग आप देखेंगे, सॉरी अभी तो माइनिंग सॉफ्ट माइनिंग हो गया, ठीक है।
तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या है और शाफ्ट माइनिंग क्या है आपको समझ में आ गया। अब आया ना। क्वेरिंग क्या है, ड्रिलिंग को भी बीच में रखते हैं। क्वेरिंग मतलब कि बहुत ही कम गहराई में, मतलब जमीन को थोड़ी एक परत हटा दी, मतलब कि 5 या 10 मीटर की गहराई है, वो भी 7 मीटर की गहराई खोद दी, 10-20 फुट खोद दिया आपने, और उसके बाद ही वो कोई चीज माइनिंग में मिलने लगी आपको, कोई मिनरल, तो उसको क्वेरिंग कहा जाता है। उस तरह के माइनिंग के काम को क्वेरिंग कहा जाता है। अब देखिए, और ड्रिलिंग आपको पता है पेट्रोलियम के लिए किया जाता है, पाइपलाइंस डाली जाती है और जैसे उस लेवल पे पहुंचते हैं उसके अंदर वहां पर ड्रिल हो जाता है, तो पाइप्स के थ्रू ऊपर तक आ जाता है पूरा पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम ऐसे नहीं कि सीधे क्यों लिक्विड आएगा, मड के साथ आता है पूरा, और उसके बाद उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम से तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी सारी चीजें बनाई जाती है, बहुत सारी चीजें। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो भी वहां देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि इंडिया में तो थोड़ा बहुत शायद आप लोग को पता हो, लेकिन हम लोग अभी वर्ल्ड की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, पूरे दुनिया में कौन सा मिनरल कहां और कितना पाया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक बात और बता देते हैं कि कॉपर जिन रॉक्स में पाया जाता है, जिन चट्टानों में कॉपर पाया जाता है, उसका कलर ब्लू होता है, क्योंकि कॉपर जब वहां पे नमी के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। आपने देखा होगा एक बार कि जब भी अगर बहुत दिनों तक कॉपर की लुटिया जो भी आप बर्तन जब होता है आप लोग का तांबे का, अगर उसको साफ नहीं करें तो एक आपको ग्रीनिश कलर का उस पे चीज है ना, वो काई जमने लगती है, उसको कॉपर ऑक्साइड करते हैं। जब तक ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आकर के वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं, जब खुदाई कर देते हैं ना, जहां पर खुदाई होती है, मतलब कि जो कॉपर के माइंस होते हैं, वहां के रॉक्स जो भी होंगे जिनमें कॉपर कंटेंट होता है, तब तो आपने खुदाई की तो ओपन तो हो ही गया, तो ऑक्सीजन वहां तक जाएगी। तो उसके लिए फिर क्या होता है, उसमें रिएक्ट करके ये पहचान होती है कि वो ब्लू कलर का होता है। आगे देखते हैं, ये तो फैक्ट्स तक कैसे। सबसे पहली बात यह है कि वैसे तो मिनरल मोस्टली इंपॉर्टेंट मिनरल्स जितने भी ज्यादा से ज्यादा मिनरल है, अगर आप देखो कि किसमें ज्यादा और किसमें कम मिलता है, तो सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, और सादी चट्टानों में ही खनिज मिलते हैं, जितने भी मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलता ही नहीं, उनमें भी मिलता है, लेकिन उनके कंपेयरली इनमें सबसे अधिक मिलता है, ठीक है। और जैसा कि अब हम एशिया की बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट पे चलते हैं, और जैसा कि आप लोग को पिछली क्लास में बताया भी था, दुनिया का एक देश है जहां पे किसी भी तरह का मिनरल नहीं पाया जाता, सिंगल कंट्री है, नाम बताइए, बोलो, बता। इसने भी रहा भाई, तुम लोग भूल गए, इसको कहते हैं रट्टू तोते। भाई यही चीज है ना, जो आदमी रटता है वो भूल जाता है, और जो सम ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन बताया, और भैया ने कहा से ऑनलाइन क्लास ले लिया। ऑनलाइन क्लास कब दी भाई इसकी मैंने? बेटे बहुत दिन, ये चैप्टर अभी की है ना, अभी अभी रिसेंटली भी एक क्लास दी थी इसकी, पता नहीं है क्या, भूल गए क्या? पहले दिया, मेरी बात तो सुनो ना, जब पहले ऑनलाइन क्लास देते थे वो बात तो खत्म, ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, तुम्हें भी याद नहीं था, तुम हीरो मत बनो। नहीं नहीं नहीं, कोई शराबी है ना पादरी नहीं बन सकता, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात। कुछ नहीं होगा, फेल होंगे और क्या होगा। और ऑनलाइन ऑनलाइन है ना हम लोग का जुगाड़, हम तो ये मानते हैं। हाँ बेटे, जाओगे नहीं तो यहाँ पर क्या करोगे, दिमाग खाओगे। अब शांति बनाए रखिए, एक बात बोलनी देना, रबड़ की तरह खींचने लगते हैं और कहेंगे मास्टर टाइम पास कर रहा है। देखिए, अब अगर एशिया की बात करें तो वर्ल्ड में एशिया
China and India have large iron ore deposit. The continent produce more than half of the world's tin. China, Malaysia, and Indonesia are among the world's leading tin producers. China also leads in production of lead, antimony, and tungsten. Asia also have deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc, and copper. याद रखिएगा एक बात, जो प्रेशस मेटल है, कीमती धातुएं, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, तीन, प्लेटिनम, हमारे एशिया में सब, क्या मैंने भी नहीं देखा। तो ये जो चार मैंने मेटल के नाम लिए सबसे अधिक कीमती माने जाते हैं, और यही जो मेटल हैं चारों के चारों इंडिया सॉरी हमारे एशिया में सबसे कम मिलता है। गोल्ड बिल्कुल कम मिलता है, नहीं ब्रोंज तो बेटा बनाया जाता है ना, कॉपर और टिन को मिक्स करके। साउथ अफ्रीका, सस्ता मतलब क्या होता है? अरे तो सस्ता क्यों होगा? नहीं ऐसा कुछ ना है, नेपाल में भी सस्ता सोना मिलता है, जा दे देगा तेरे को ना, पित्तल चमका के दे देंगे, ले आइए पहन लिए झुमके उसके। ऐसा नहीं है बेटा, वो सस्ता कहीं नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आप जैसे वहां पर अगर मिनरल मिल रहा है ना, तो गवर्नमेंट के अंडर में ना, गवर्नमेंट उसका पूरा वर्ल्ड ट्रेड करती है, समझ रहे हैं ना, गोल्ड का तो रेट वही रहेगा। हाँ ये बात निश्चित है कि इंडिया से थोड़ा सस्ता तो मिलेगा, क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट होके यहाँ पर आएगा, तो हम लोग इंपोर्ट करें तो हम लोग को तो ड्यूटी देनी पड़ेगी ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं। यूरोप, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप लोग बुक पढ़ने की जहमत उठाते तो समझ में आता कि स्विट्जरलैंड, जहमत मतलब कि थोड़ा कम आवाज आया। सबसे ज्यादा सामान कहां से इंपोर्ट होता है? कोई एक कंट्री नहीं है बेटा, बहुत सारे देशों से मिलके आता है। आई डोंट नो, एक कंट्री का नाम लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सुनिए, चाइना से कम हो गया, चाइना से थोड़ा कम हो गया है। सबसे अधिक जो अरेबियन कंट्रीज है, वहां से पेट्रोलियम बहुत ज्यादा हमारे आता है। रसिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट चीजें करते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन का हम लोग, ठीक है। उसके बाद अमेरिका से भी चीजें आती है, कम आती हैं। एशिया से हमारे पास ज्यादा आता है, चाइना से बहुत ज्यादा आता है। चाइना से इंपोर्ट हमारा सबसे अधिक है लगभग, अब कुछ कम हुआ है, जैसे जैसे हम लोग चीजें बनाने लगे हैं तो चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई है। रसिया से बहुत अधिक आता है, और अरेबियन कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, इन सब देशों से, इंडोनेशिया, यहाँ से आता है। जापान से ज्यादा आता है हम लोग के पास। हाँ किसी बात को, जापान से बहुत सारी चीजें आती है। साउथ कोरिया एक छोटा सा देश है, हमारे पास बहुत ज्यादा, हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे अधिक बहुत ज्यादा उसका है, यहाँ पर इम्पोर्ट हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बनाते ही कहाँ है? MI है, इंडिया में बनती है, लेकिन है तो चाइनीज ही ना। यूरोप देखिए, यूरोप में भी आयरन और बहुत अधिक पाया जाता है। और यूरोप का मैं आपको बता दूं कि यूरोप में हर देश में हर जगह आयरन और कॉपर ये सारी चीजें नहीं पाई जाती। यूरोप में एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर, मतलब कि आपको पता है रसिया आधी यूरोप में है, आधी एशिया में, ठीक है। तो रसिया में ही मोस्टली सारे मिनरल पाए जाते हैं। आयरन, कोल, ये मेन लीडिंग ये मिनरल माने जाते हैं, बहुत बड़े मिनरल, ये मोस्टली वहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, जिंक, जिंक बेटा जमीन के अंदर से मिलता है, ठीक है। कंट्री, जिंक में भी टीन में, कॉपर में, सॉरी कॉपर में, सिल्वर में, जिंक में, एंटीमनी, और सिर्फ 7-8 जो है इसमें। चाइना आपको पता है दुनिया में लगभग जितने भी मिनरल पाए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनरल में नंबर 1 पे, याद रखिएगा, बहुत अधिक मिनरल है चाइना के पास। चाइना ऐसे ही एक वर्ल्ड पावर नहीं बना है। सर में दर्द हो गया तेरे सुनकर? झेलना मुश्किल है मास्टर। तो बेटा यहाँ पर मोस्टली जितने भी मिनरल है चाइना, हम लोग इंडिया कुछ भी नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन हाँ जितना हमारे पास मिनरल है, हम लोग पता है मिनरल का क्या दिक्कत हम लोग के पास क्या है? हम लोग या हमारी जो विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर जिसको कहते हैं, जो देश की सरकार है, वो इन सब चीजों का अच्छे से यूज ही नहीं करती।
आप खुद सोचो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग के बिहार में चावल की खेती होती है, वहां पर जाओगे तो चावल कोई नहीं बोलेगा, धान। धान तो समझते होंगे, जो छिलके के अंदर आता है। तो जो किसान अब क्या करेंगे, मान लो सीधे अगर आपने काटा फसल, हार्वेस्टर ने काटा, पूरा स्टोर कर लिया, धान पहले आएगा, ठीक है ना। तो लोग धान ही बेच देते हैं, पैसे कम होंगे, फायदे कम होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट भी क्या है ना, रॉ मिनरल सीधे बेचती है। हम लोग रॉ मिनरल ही यहां से बेच देते हैं। अब अगर वही क्या करे, किसान उसको स्टोर करे, उसको प्रोसेस करके चावल निकलवाए और चावल बेचे, तो लगभग सीधे समझ लो 3 गुना फायदा उस फार्मर का हो जाता है। लेकिन उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। छिलके क्यों नहीं निकलेंगे बेटे, छिलके किसके लिए निकलते हैं? फिर सर फायदा क्या होगा, मतलब उतना तो नहीं होगा। जो नहीं, मेरी बात सुनो, कोई बात बेटा, जैसे धान जब बेचते हो ना तो बहुत सस्ते दाम में बिकता है, एक रॉ मटेरियल, क्योंकि वो मान के चलता है कि इसको प्रोसेस कराना होगा, ये कराना, वो कराना होगा। और जब आप उसका राइस निकाल के उसके छिलके को हटा के प्रोसेस करके अगर बेचते हैं, तो आप डायरेक्ट उस चीज को सीधे मंडी लेके जा सकते हैं। मंडी में आप जाओगे तो आपको धान थोड़ी मिलेगा, सीधे चावल मिलेगा, आपको दुकानों पे चावल मिलेगा, और हम प्रोसेस करके सीधे चावल बेचेंगे तो फायदा सीधे, बीच में 2-3 बिचौलिए सीधे खत्म। अब इंडिया में भी ऐसा है, हमारे पास कोल इतना है आप सोच भी नहीं सकते, कोल आयरन बहुत ही ज्यादा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे उसको प्रोसेस करने के लिए ना तो टेक्नोलॉजी है, ना सरकार को कोई मतलब। दुनिया में अगर आप अनाज के प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो हमारा कंट्री भी बहुत अच्छा स्टेज पे, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। इसलिए क्योंकि जितने भी किसान से जो भी चीज सरकार खरीदती है, उसको स्टोर करके रखने के लिए सरकार के पास गोडाउन तक नहीं। गोडाउन में क्या लगता है, बिल्डिंग बनाई, गोडाउन बन गया, ये भी सरकार नहीं बनाती, सरकार को मतलब ही नहीं है, समझ रहे ना। तो ये विल पावर के ऊपर है। और चाइना या जो दूसरे कंट्री, जापान या इजराइल की मैं बात, आपको एक एग्जांपल इजराइल का देता हूँ। इजराइल के पास पूरा का पूरा कंट्री रेगिस्तान है, डेजर्ट, पहली बात डेजर्ट है, और दूसरा क्या है, वहां सेलाइन है, सेलाइन लैंड है, मतलब कि नमकीन मिट्टी है, मतलब समझ रहे ना, ज्यादा पूरा समुद्र के अंदर डूबा हुआ था पूरा लैंड उनका, तो बाद में लाखों साल पहले ऊपर आया है, तो अब उसमें ऐसा भी नहीं कि जमीन में किसी चीज की खेती करो। इजराइल में जो साइंटिस्ट हैं, जितना डिफेंस पे खर्च होता है उतना ही उनका क्या इस पे खर्च होता है, एग्रीकल्चर। अब वहां पर क्या है, जैसे संतरे उगाने होंगे, कोई भी फ्रूट्स उगानी है, उन्होंने नर्सरी बना रखी है, पूरा का पूरा वो प्लास्टिक से कवर करके उस मिट्टी को प्रोसेस करके मिट्टी, आर्टिफिशियल मिट्टी बनाते हैं। और आज के डेट में इजराइल किसी भी कंट्री से कुछ भी नहीं करता, गेहूं चावल कुछ भी नहीं, सब नर्सरी में उगा लेता है, समझ लीजिए आप, छोटा सा कंट्री, और बेचता भी है, एक्सपोर्ट भी करता है दुनिया में, उसको कहते हैं विल पावर। वहां पे इजराइल का मैं आपको बताऊं, आर्टिफिशियल मिट्टी का मतलब ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जापान भी बनाता है, आर्टिफिशियल सॉइल जापान भी बनाता है। उसमें क्या होता है, जितने भी कूड़े करकट जो भी हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उनको मिक्स किया जाता है। जो मिट्टी होती है एक्चुअली वही मिट्टी रहती है, जैसे मान लो रेतीली मिट्टी है, वो लिया, अब उसके अंदर जिन जिन न्यूट्रिशंस की कमी है वो उसमें पुट करेंगे। न्यूट्रलाइज आपको एसिड और बेस तो पढ़ा है बेटा, अगर एसिडिक है तो उसमें बेस डाल के उसको ठीक कर दें, अगर बेसिक है तो एसिड डाल करके उस न्यूट्रलाइज करके मिट्टी को काम का बना लें, समझ रहे ना। तो हर तरह के न्यूट्रिशन उसको देते हैं। उनका फर्टिलाइजेशन सेक्टर इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते, खाद खाद बनाने वाला। क्या बेटा, कुछ भी नहीं लेता, लेने की जरूरत क्या है, मैंने कहा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इसको। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। इजराइल एक छोटा सा देश है, ठीक है ना, और जब हिटलर आपको पता होगा, नाम सुना तो होगा हिटलर का, और आपने ईसा मसीह का नाम भी सुना होगा, जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने सूली पे चढ़ाया था उनकी जाति यहूदी या ज्यूस, यहूदी ज्यूस कहा जाता है। वो पूरे के पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पर थे, तो जर्मनी में भी बहुत थे, पोलैंड में भी थे। तो हिटलर ने कहा कि भाई तुम लोगों ने ईसा मसीह को मारा है, तुम लोग हमारे दुश्मन, उस समय इस आधार पे उनको मारना ही स्टार्ट कर दिया। तो वहां से भाग करके फिर जब पूरा देश आजाद हुआ, पूरा सारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ,
तो इजराइल नाम का एक जगह दिया गया इन यहूदियों को रहने के लिए, पूरी दुनिया से विस्थापित जितने यहूदी थे वहां, इनके पास डिफेंस की। अभी हाँ एक बात और, जैसे बेटा आप स्कूल जाते हो 8th क्लास में 9th क्लास में, कंपलसरी है हर स्टूडेंट को कमांडो ट्रेनिंग लेनी है। इजराइल एवरी बॉय और एवरी गर्ल सबको कमांडो ट्रेनिंग लेनी है, ये आपका ऑप्शन नहीं है क्योंकि देश छोटा है। हाँ, क्यों का तो जवाब मैं हमेशा दूंगा ना, आपके क्यों आने से पहले जवाब मिलेगा। इसलिए क्योंकि जो इजराइल एक छोटी सी कंट्री है और उसके चारों तरफ अरेबियन कंट्रीज है, सारे मुस्लिम कंट्री, सारे आतंकवादी, ये वो ऐसे समझ रहे। ISIS का नाम सुना होगा, अभी अटैक भी हुआ था, एक आतंकवादी संगठन है, उसे अमेरिका भी थर थर आता है, हिम्मत है जो इजराइल में लात भी रख के दिखा दे एक भी आदमी उसको। तो इतने सारे अरेबियन कंट्री से घिरा हुआ और अपने कंट्री की सुरक्षा के, ठीक है, आज तक कभी भी कोई भी आदमी ने उसको कंट्री के अंदर, मैंने कि एक भी दुश्मन कोई भी छोटे से जगह भी कॉन्कर नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, बताया नहीं। कमांडो की ट्रेनिंग मतलब स्टार्ट हो जाती है स्कूलिंग में, हाई स्कूल से जी है, तब घर से लेके जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपको कंपलसरी है, आपका एजुकेशन भी कंपलसरी है। ऐसा ना हम तो बालों को ना भेजे, हमारे पास तो 10 किले, हम तो ना भेज रहे हो भाई, हम तो जमींदार है, तो जमींदार की गुद्दी और सरकार की कोहनी हैंडपंप। बेटा सरकार इतनी ज्यादा रीच है, फीस का वो गरीब का कोई चक्कर ही नहीं है, वहां अमीर गरीब वाली कोई बात ही नहीं है। यहूदी इतने अपने आप में एक है ना कि वहां आप सोच ही नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, हो गया जी भैया, हमको पैसा दे रहे हैं। लड़कियां वहां पे सबसे अधिक, दुनिया में सबसे अधिक सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके चलती हैं, कमांडो। ये नहीं कि सड़कों पे गोलगप्पे खाने के ए दिए रे टक, ऐसा नहीं। मेरी बात सुन, मोसाद जो उनके, अब सुने तो सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। साउथ एग्जांपल था सर, एग्जांपल था, आपका घंटे से ज्यादा हो गया एग्जांपल करे आपका इजराइल का ही नाम बता रहे थे। नॉर्थ अमेरिका, देखिए नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका जैसे मैंने इतना मैप फेंक रखा है, आप लोगों को तो पता है नॉर्थ अमेरिका कहाँ है। अब बाथरूम की तरफ थोड़ी है, पहले बता रखा है ना, मैप बनाऊं। हाँ तो बोल दिए फिर, तब तो हो गया। नॉर्थ अमेरिका में जो यूएस है, वहां पे सबसे अधिक मिनरल पाया जाता है। यूएसए में 2 जगह, यूएसए अगर मान लीजिए पूरा यूएसए है, तो जो उसका वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी इलाका है, वहां रॉकीज माउंटेन, और ईस्टर्न कोस्ट पे जो पूर्वी किनारा है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वहां पे अपलेशियन माउंटेन रेंज, वेस्ट में रॉकी माउंटेन और ईस्ट में अपलेशियन। अपलेशियन माउंटेन रेंज जो है वहां पे वो मिनरल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वहां पे आयरन और कोल बहुत अधिक पाया जाता है, और इस साइड में कॉपर और जितने भी तरह की चीजें अदर अदर तरह की वो पाई जाती है। कनाडियन सील्ड जो कनाडा से लगा हुआ इलाका है, वहां पर भी मिनरल पाया जाता है, ठीक है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें अलास्का भी आता है, गोल्ड के लिए बहुत मशहूर। आपने देखा भी तो डिस्कवरी पे गोल्ड माइनिंग के लिए की सीरीज आती है, लोग जाते हैं, जमीन खोदते हैं या समुद्र के अंदर से कीचड़ निकालते हैं, उसमें गोल्ड आ जाता है। गोल्ड एक प्योर मेटल है, प्योर मेटल का मतलब वो किसी के साथ मिक्स होके नहीं रहता, मिट्टी में रहेगा, आप धो लो, छोटे छोटे कण या बड़े बड़े टुकड़े ऐसे ही आपको निकल जाए। आगे देखो, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में इसने, इसका मुंह बंद करिए भाई जरा फेविक्विक से, लिए रे, जो बोलेगा इसको ध्यान से देखेगा। फेविक्विक, मैंने सबको बोला। मानसू चुप, अभी बोल रही है, अभी बोल रही है। देखिए साउथ अमेरिका,
बेटा ईशा आप उस लास्ट वाली कुर्सी पे बैठ जाओ, लास्ट में चले जाइए आप लोग, नहीं तो मैं नहीं समझा पाऊंगा इनको। देखिएगा साउथ अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका में मोस्टली चिली और पेरू जो है, 3 कंट्री नाम याद रखना, चिली, पेरू और वेनेजुएला। वेनेजुएला नॉर्थ में है, ठीक है, वहां पे सबसे अधिक पेट्रोलियम पाया जाता है, उसी देश में केवल पेट्रोलियम पाया जाता है। वेनेजुएला, चिली और पेरू। पेरू और चिली की बॉर्डर पे अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट जो है वो इतना ज्यादा ड्राई है कि वहां पे 17-18 सालों तक एक एक बूंद बारिश भी नहीं होती। और दुनिया में सबसे अधिक कॉपर का डिपॉजिट चिली में ही पाया जाता है, जो कि अटाकामा और पेरू के डेजर्ट के, पेरू के बॉर्डर पे जो डेजर्ट है वहां पाया जाता है। अफ्रीका, अफ्रीका में आपको पता है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे। दुनिया में सबसे अधिक हीरा और सोना, हीरा जोहान्सबर्ग में पाया जाता है, ठीक है, और सोना जोहान्सबर्ग में पाया जाता है, और हीरा प्रिटोरिया में पाया जाता है। दोनों के दोनों जो सिटी हैं, ये जगह हैं, साउथ अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया का मैं एक नाम ले लूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा ईस्टर्न वेस्टर्न जो डेजर्ट है पूरा। पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक चीज और बता, ऑस्ट्रेलिया में जो समुद्र के किनारे किनारे का जो इलाका है ना, जो कोस्ट का इलाका है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के 8 बड़े बड़े शहर हैं, और वहां पर पूरे ऑस्ट्रेलिया का 90% पॉपुलेशन रहता है कोस्ट पर। और अंदर पूरा अंदर जाओगे आप तो ऐसा डेजर्ट कि आपने सोचा भी नहीं ऑस्ट्रेलिया के बाद, ठीक है। नॉर्थ में अगर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के तो वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट जंगल पाया जाएगा, लेकिन वो इंसानों के रहने लायक नहीं। और अगर आप आर्मी तो बेटा पेट्रोलिंग करती है ना बॉर्डर पे, ऐसा नहीं होता पेट्रोलिंग, जैसे जो नेवल बेस होता है उससे पेट्रोलिंग होती है। अब देखिए जो पूरा डेजर्ट इलाका है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे कालगुडी और कुलगाडी, कालगुडी और कुलगाडी 2 छोटे छोटे जगह हैं। ये अपने गोल्ड रिजर्व के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आपको पता है आज की डेट में यूरेनियम भी बहुत कीमती है। यूरेनियम पता है किस काम में आता है? एटॉमिक रिएक्टर में, एटॉम बम बनाने में। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ये जो दुनिया के 2 देश हैं लीडिंग प्रोड्यूसर है, मतलब सबसे अधिक प्रोडक्शन करते हैं यूरेनियम का, ठीक है, याद रखिए। अब देखो अंटार्कटिका में तो बेटा ऐसा है कि आदमी जाए तो फ्रीजर की जरूरत ना पड़े, है वहां पर भी गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सबों के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन वहां पे जाके माइनिंग करना तो पॉसिबल, बहुत ज्यादा सर्दी होती है। अब यूजेज ऑफ मिनरल्स, कहाँ किस तरह से किन किन मिनरल्स की यूज होती है वो देखते हैं। टेम्परेचर कभी भी कम नहीं होते, पूछ रहे हो? नहीं, आपको जैसा कि पता ही होगा बेटा कि 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशन में। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, ये तो पता नहीं है तुम्हें, ये तो बेटा हम 4th क्लास के बच्चों को पढ़ा रखे हैं जी। तब तो निकाल ही सकते हैं ना बेटा निकालने की बात है ना, वहां का टेम्परेचर ही है ना, कभी भी -90 -80 से कम होता ही नहीं है, तो उसमें कैसे ड्रिलिंग करेंगे। हाँ सॉरी, एक बात तो मैं, हाँ सूरज उगने के बाद में -90 -80 करो, भी नहीं, नॉट अ सिंगल पर्सन। वहां पे केवल रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। और हाँ एक बात तो मैंने बताया ही नहीं, अंटार्कटिका और आर्कटिक वाले रीजन में आप किसी भी तरह का कमर्शियल कोई भी एक्सहिबिशन नहीं कर सकते, कोई भी चीज निकाल नहीं सकते, माइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी मानी जाती है। अंटार्कटिका किसी के बाबू की तो है नहीं देश की कि वो अपना जाकर के वहां हक जता सकता है, ठीक है। वहां पे आप रिसर्च के लिए जा सकते हो, रिसर्च स्टेशन बना सकते हो, ठीक है आप, और वहां पे जाके कुछ ऐसा कमर्शियल नहीं कर सकते। पहली बात। है कंस्ट्रक्शन हो रखा है बिल्कुल, सीमेंट नहीं बेटा, बर्फ जैसे जहां है वहां पे जो क्या कहते हैं
रेडीमेड टाइप के जो घर नहीं होते, मतलब कहने मतलब फोल्डिंग वाला पूरा सब बना बनाया जाता है, जाके कल असेंबल करना होता है उस तरह। अब वहां पर बेटा मजदूर थोड़ी गारा सीमेंट पे पानी लगाए, भाई 2 लुट्टा और पानी डालिए थोड़ा ढीला, मिस्त्री भाई ढीला आएगा बेटे, ढीला ढीला मसाला, ऐसा नहीं कर सकते। घर जब आपका बन रहा था तो आपने वहां पे देखा नहीं होगा ना, मिस्त्री के साथ खड़े नहीं होंगे देखने के लिए, पापा को पता हो, देखेंगे। जैसा कि आपको पता है मिनरल्स का अलग अलग यूज है, आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, और इसमें भी केवल 4 ही लाइन लिखी है, मैं अपने जीभ को ज्यादा कष्ट दूंगा नहीं, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर चलेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स को कैसे बचाया जाए। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है ये एक तरह का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जितने भी मिनरल नॉन रिन्यूएबल है। अब सारा अगर पेट्रोलियम निकाल लेंगे, हम बात करो, मैंने नहीं देखा, ऐसे देखो, ये भी देखो, जितने भी मिनरल होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं। अगर सोचिए पेट्रोलियम हम सारा का सारा निकालते जाए, कोयला निकालते जाए, यूज करते जाए, तो एक टाइम ऐसा होगा खत्म हो जाएगा। जिस चीज को हम बना नहीं सकते या ऑटोमेटिक वो दोबारा आ नहीं सकती, तो निश्चित रूप से हमें इस बारे में भी सीरियस होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये जब खत्म हो जाएगा तो क्या। पहली बात तो ये, खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। हमारी गाड़ियां या हमारे जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल से आते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम है हमारा, और भी बहुत सारे, अगर वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। लोहा तो एक बार खत्म होना है ना, एक बार तो खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि इसका संरक्षण किया जाए, इसको बचाया जाए, इसकी बर्बादी को रोका जाए, वेस्टेज को। तो इसमें रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये 3 तरह के 3 R's से हम लोग काम कर रहे थे। ये जो आयरन है ये तो रीयूज हो ही सकता है, अगर मतलब गर्म हो गया तो ये तो रीयूज हो ही सकता है। मैंने कहा कुछ तो कहा, कहाँ खत्म होगा। पेट्रोलियम रीयूज करिए। पेट्रोलियम नहीं, आयरन बोला आपने। मेरी बात तो सुनो, मिनरल में बेटा सब कुछ आया ना, कुछ चीजों को रीयूज कर सकते हैं, कुछ चीजों को रिसाइकल कर सकते हैं, और जिस चीज को भाई रीयूज नहीं कर सकते तो भाई रिड्यूस करो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, पीछे मत बोलिए। जो चीज बिल्कुल दोबारा यूज नहीं की जा सकती तो हम उसके यूज को कम कर देंगे। पेट्रोलियम हमारे हाथ में नहीं है, एक बार खत्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। हम उसकी क्यों ना 2 काम कर सकते हैं, पेट्रोलियम का यूज कम कर दें। भाई पेट्रोलियम का यूज कम करेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट भी तो होना चाहिए ना, विकल्प भी होना चाहिए। कि पेट्रोल नहीं होगा तो फिर हमारी गाड़ियां चलेंगी कैसे। बिल्कुल सही। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि हम लोग जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उस पर ज्यादा ध्यान दें। आगे का जो फ्यूचर होगा पूरे अर्थ का, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे इंडिपेंडेंट है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो वैसे भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कब तक ये अबू धाबी वाले शेख है ना सोना चमकाते रहेंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वो भी ऊंट लेकर के रेगिस्तान में बैठे मिलेंगे। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग इसमें रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल तो हम समझ ही रहे हैं। रिसाइकल कर सकते हैं, प्लास्टिक जैसा बेटा आपने आयरन का बोला, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी कबाड़ी में ये लोहे की चीज या प्लास्टिक की चीज जाती है, ये पेट्रोलियम से ही, पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है प्लास्टिक, इसी से रॉ मटेरियल मिलता है प्लास्टिक बनाने का, और भी चीजें मिक्स होती है। पावर रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज मतलब कि शक्ति के संसाधन, जिससे किसी भी तरह से पावर मिलता है। अब पावर का मतलब ये नहीं डोले वाला, पावर का मतलब पेट्रोलियम से, कोल से, जिससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मशीनें चलती हैं, कार चलती हैं। एक बिना आंसर का है और एक आंसर का। आपको लिख के लाने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो भेज रखा था। ये सब बच्चे नहीं करते। तुम अपना है ना भाई, हमको है ना छोटी सी शीशी में इतना समय खून दे दो, मैं सब में ना सुअर ठोकता जाऊंगा। सब में कति निकम्मे हो गए हैं बालक यहाँ के भाई, कुछ ठीक भी है। हाँ बहन जाओ। अब अगर हम एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं तो कोल आता है, पेट्रोलियम आता है मेन, जो कि आपको पता है कन्वेंशनल सोर्सेज है। वुड हो गया, डांगर के केक है ना, गोबरों वाले, काउ डंग केक,
कोई हमारे ताऊ चले गए, उनको पता ना काउ डंग केक क्या, तो बोले कि आज तो चाय के साथ ये केक ही ला तू। देखिएगा, कन्वेंशनल सोर्सेस, कन्वेंशनल मतलब होता है कि जो पारंपरिक संसाधन। हाँ रगड़ दो बेटे, और क्या कर दो जी, थैंक यू। बात तो लग रहा है कि कट्टे में लेके जाना होगा। हाँ बेटे हल्का हो ले, तेरे भारी भी हो गया होगा दिमाग उस समय से। देखिएगा, पहला तो है फायरवुड। फायरवुड मतलब जो जलावन की लकड़ियां होती हैं, उनको घरों में यूज किया जाता है। जितने भी क्या कहते हैं, घरों में अभी भी गाँव में अधिकतर मोस्टली लकड़ियों पे ही खाना बनाया जाता है जहाँ अवेलेबल है। और नहीं तो काउ डंग केक तो सबसे अधिक फेमस चीनी वो से क्या, तू सच में उसको केक ही समझ रहा था? करा दिमाग खराब। फॉसिल फ्यूल्स, पहला बच्चा इतना ईमानदार जो अपने दिमाग को खराब कर रहा है। फॉसिल फ्यूल्स देखिएगा, फॉसिल फ्यूल्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं मैं बताइए? फॉसिल का मतलब क्या होता है? तुम बताओ भावना, क्या मतलब होता है फॉसिल का? थोड़ा हम बोलते हैं ना, थोड़ा आप लोगों को बोलने का मौका दो। बोलता बेटे, पता है आपको? तुम्हें, तुम बताओ सुने। फॉसिल फॉसिल क्या होता है? फ्यूल को रहने दो। जो बहुत पुराने होते हैं वो। हाँ हाँ बिल्कुल, अब सही जा रहे हो। जैसे फॉसिल मतलब कि जीवावशेष कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, जो बहुत लाखों साल पुराने हो, और प्लांट्स या एनिमल्स के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उनको फॉसिल कहते हैं, ठीक है, बहुत पुराने जो। सिंपल की स्पेलिंग भी कुछ कुछ बच्चों को नहीं आती है हमारे इंस्टीट्यूट पे, तो बात नहीं समझता ना बेटे। अब देखिएगा, चलिए कल देख लेंगे आप लोग, रुकेंगे आप लोग, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट देंगे।